नमस्कार। जैसा कि आप लोगों को पता है कि दशकों से जो संघर्ष गुप्त तरीके से चल रहा था, एक सीक्रेट इन दो देशों के बीच में यानी ईरान और इजराइल के बीच में, वह 13 अप्रैल को फ्लोर पर आ गया, यानी धरातलीय रूप को अख्तियार कर लिया। यानी सीधे अब उन दोनों देशों के बीच युद्ध शुरू हो गया। 13 अप्रैल वह दिन जिस दिन ईरान ने 300 से ज्यादा ड्रोन और मिसाइल अटैक किया इजराइल पर। हाँ, लेकिन इजराइल की तरफ से यह बात बाकायदा कहा गया है कि कम से कम 95% हमले को खत्म कर दिया गया उनके एयर डिफेंस सिस्टम, जिसको आयरन डोम कहा जाता है। लेकिन यहां पर एक दिलचस्प बात यह है, उसको भी समझना होगा। दिलचस्प बात यह है, जैसा कि आपको पता है कि ईरान ने जो 13 अप्रैल को अटैक किया इजराइल पर, उसका मुख्य कारण उसने कहा कि 1 अप्रैल की वह घटना जब इजराइल ने सीरिया में ईरान के दूतावास पर एयर स्ट्राइक किया, और माना जाता है कि 13 से ज्यादा रिवोल्यूशनरी गार्ड जो ईरान के सैनिक हैं मारे गए, जिसमें से 2 जनरल थे। ईरान ने उसी समय धमकी दी थी कि इसका परिणाम इजराइल को भुगतना हो, और 13 अप्रैल उसी का एक रिजल्ट कहा जा सकता है, उसका परिणाम। लेकिन मैंने कहा यहां पर एक दिलचस्प बात क्या है, इसको समझिए। दिलचस्प बात यह है कि ईरान ने जो अटैक किया ऑन इजराइल, वाजिब बात है कि बहुत सारे देशों से होकर गुजरा। बीच में ईरान, इराक भी पड़ता है, जॉर्डन भी पड़ता है, और यहां पर है इजराइल। अब यहां पर यह बात जब जाहिर हो चुकी है, जॉर्डन की तरफ से भी, मैं जॉर्डन का नाम ले रहा हूं, उसने भी इस बात को कबूल किया है कि जो ईरान ने ड्रोन और मिसाइल से अटैक किया ऑन इजराइल, उसमें से कुछ ड्रोन और मिसाइल को जॉर्डन ने भी मार गिराया। अब लीजिए, मुस्लिम देश जो आपस में एकजुट होने की बात करते हैं, बड़ी बड़ी बातें फेसबुक और इंस्टाग्राम में डालते हैं फिलिस्तीन के सपोर्ट में, पता यह चलता है कि ईरान इजराइल को मार रहा है और जॉर्डन ही उसका सबसे बड़ा शत्रु निकल जाता है। जॉर्डन ने मान लिया है कि हमने बहुत सारे ईरान के मिसाइल को हवा में समाप्त कर दिया। इस पर ईरान की प्रतिक्रिया भी आई, लेकिन जॉर्डन ने बाकायदा कहा यह हमारे स्पेस के ऊपर से जा रहा था और रिहायशी इलाकों से गुजर रहा था। यदि यह फूटता तो कई लोग मारे जाते। आत्मरक्षा किसी भी देश का अपना अधिकार होता है, और उसी के लिए किया गया। और वैसे भी दूसरी लाइन में जॉर्डन के जो किंग है, उन्होंने बाकायदा कहा कि किसी भी देश को इजाजत नहीं है कि हमारे सोवेनिटी पर प्रश्न चिन्ह लगा या उस पर किसी प्रकार का प्रहार करे, संप्रभुता पर। मतलब आप ईरान जानो, हम नहीं जानेंगे। बताइए कितनी बड़ी बात। यहां पर एक और दिलचस्प बात यह है कि आखिर वह कौन कौन देश थे जिन्होंने इजराइल को यह बात समझा दिया या बता दिया गुप्त तरीके से कि इस तारीख को ईरान इतने बजे अटैक करेगा। बाकायदा इजराइल को पता था। कई देश, इसमें से मुस्लिम देश जो है, वह भीतर खाने इजराइल को यह बात पहुंचा दिए थे कि ईरान इस तारीख को अटैक करेगा। कहां पर है एकजुटता जो फिलिस्तीन की नजर आनी चाहिए थी? यहां पर कुछ दिखता हुआ नजर नहीं आ रहा। इससे भी बड़ी बात, इसको भी समझिए, वाजिब बात है 13 अप्रैल, जैसा कि मैंने आपसे कहा, 13 अप्रैल वह दिन जिस दिन ईरान ने इजराइल पर अटैक किया, और इसका जवाब भी बहुत तगड़े तरीके से मिला। किसे? ईरान। इजराइल ने बड़ा संयम दिखाते हुए 19 अप्रैल तक को रुका, और 19 अप्रैल यानी शुक्रवार, कल 19 अप्रैल शुक्रवार यानी कल तड़के, यानी एकदम मॉर्निंग में, अभी दिन निकला भी नहीं था, मिसाइलों से, ड्रोन से जबरदस्त प्रहार कर दिया ऑन इजराइल। इस्फान एक जगह है, यह जगह इस्फान, यही इजराइल के द्वारा अटैक का मुख्य सेंटर बन गया, जिसका कोई जवाब ईरान के पास नहीं था। अब यहां पर दूसरा प्रश्न उठता है, वही मुस्लिम देश जो इजराइल तक खबर पहुंचा रहे थे, वो कहां गए जब ईरान पर अटैक हुआ? कोई खबर ईरान को तक नहीं पहुंची। और अच्छा, यह बात भी आप ध्यान रखें कि 19 अप्रैल को ही क्यों चुना गया इजराइल के द्वारा। इजराइल ने एक तरह से उस दिन को इसलिए चुना
क्योंकि वहां के जो सुप्रीम लीडर है खुमैनी साहब, उनका वह जन्मदिन है 19 अप्रैल 19 अप्रैल 1939 को इनका जन्म हुआ था। और इन्हीं के जन्मदिन पर ईरान के शासक यानी ईरान का जो सुप्रीम लीडर है, उन्हीं के जन्मदिन पर इजराइल ने उन्हें एक जबरदस्त तोहफा दिया। दर्द बहुत हुआ होगा, आप भी समझ रहे हैं। यहां पर एक बात ध्यान रखें, जो ये इस्फान जो इलाका है जहां पर यह अटैक किया गया, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेटेजिकली कहा जाए, सामरिक रूप से कहा जाए तो ईरान के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो ये जान लीजिए कि यह करीब करीब 440 किलोमीटर दूर है तेहरान से, साउथ की दिशा में। मतलब साउथ मतलब मान लेते ये साउथ तेहरान यहां पर है, यहां से यहां की दूरी लगभग 440 किलोमीटर। और यह रिवोल्यूशनरी इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड का एरोस्पेस सेंटर भी है, एरोस्पेस बेस भी है। यहां पर ईरान के लड़ाकू जहाज भी हैं F-14 इसी बेस में। और सबसे बड़ी बात, यहीं पर ईरान का परमाणु संयंत्र भी है, न्यूक्लियर प्लांट भी है, जहां पर माना जाता है ईरान बहुत दिनों से एटम बम बनाने का प्रयास कर रहा है। इधर उधर तो गिराया इजराइल ने, लेकिन उस एटॉमिक सेंटर पर नहीं गिराया। शायद इजराइल इस बात को जवाब देना चाह रहा था ईरान को कि सोच लीजिए, यदि आगे बढ़े तो तुम्हारे न्यूक्लियर प्लांट भी जाएंगे तुम्हारे हाथ से। और आप समझ सकते हैं यदि न्यूक्लियर प्लांट पर इजराइल अटैक करता है तो तबाही कितनी बड़ी होगी। तो एक तरह से कहा जाए कि इजराइल के द्वारा जो पलटवार किया गया जन्मदिन के मौके पर, खुमैनी साहब के जन्मदिन के दिन में, वह अपने आप में बहुत लाजवाब था। और सोचने वाली बात यह है कि अब सारे मुस्लिम देश कहां हैं। लेकिन एक बात आपको आज जाननी चाहिए कि क्या ईरान और इजराइल के बीच जो संघर्ष आज आपको खुला दिख रहा है, दशकों से ये छुपा हुआ था, गुप्त तरीके से चल रहा था, क्या शुरू से जब से इजराइल आया 1948, जब अरब वॉर के बाद इजराइल एक नए देश के रूप में स्टैब्लिश हुआ, क्या उस समय भी ईरान और इजराइल के बीच ऐसे ही संबंध थे? बिल्कुल नहीं। यहां आपको जानना चाहिए कि 1948 में जब सारे अरब कंट्रीज को हरा करके फर्स्ट अरब वॉर में इजराइल एक नए देश के रूप में उभरा, तो ईरान वह दूसरा देश था जिसने उस इजराइल को मान्यता प्रदान की आफ्टर टर्की। आप सोच सकते हैं कि कितने अच्छे संबंध थे। यह बात अलग है कि ईरान में उस समय पहलवी डायनेस्टी का राज था, पहलवी जो राजवंश था उसका राज था। माना जाता है यह पहलवी राजवंश जो है 1925 में स्टैब्लिश किया गया था रजा शाह पहलवी के द्वारा। रजा शाह पहलवी ने 1925 में इस राजवंश की स्थापना की थी। और यह राजवंश 1979, जिस साल ईरान में इस्लामिक क्रांति होती है, उस साल तक यह राजवंश बना रहा। और इस पूरे पीरियड में यानी 1948 जब से इजराइल अस्तित्व में आया, एग्जिस्टेंस में आया, उस समय से लेकर के 1979 टिल द इस्लामिक रिवॉल्यूशन, दोनों के बीच संबंध बहुत अच्छे हैं। संबंध इतने अच्छे हैं, आप इस आधार पर लगा सकते हैं कि जैसा कि मैंने आपसे कहा कि ईरान वह दूसरा देश था जिसने मान्यता, ईरान ने बाकायदा इजराइल के साथ डिप्लोमेटिक संबंध स्टैब्लिश किए, बाकायदा राजदूतों का आदान प्रदान चलता था। ये जो शाह है, रजा शाह जिनका शासन था, इनकी जो अपनी आर्मी थी, जो इनका एक तरह से कहा जाए इनकी अपनी एक सीक्रेट आर्मी, उसको बाकायदा इजराइल के जो मोसाद है उसने बाकायदा ट्रेनिंग दिया। तो आप समझ सकते हैं दोनों देशों के बीच संबंध कितने अच्छे। यहां पर अमेरिका का भी आप थोड़ा देर के लिए एक पॉइंट समझ सकते हैं। इस पूरे पीरियड में, मतलब कब से कब तक, जैसे कि मैंने आपसे कहा 1948 से लेकर 1979 तक, इस पूरे काल में यूएसए यानी अमेरिका के संबंध इजराइल और ईरान इन दोनों के साथ बहुत अच्छे रहे। इतने अच्छे कि जो अभी जहां पर अटैक हुआ है ईरान में, इजराइल ने किया, वहां पर जो एयरबेस है वहां पर कौन सा फायर फाइटर है? F-14। ये भैया है F-14 अमेरिका के द्वारा दिया गया है, अमेरिकन कंपनी बनाती है।
उसी ने तो पाकिस्तान को भी दे रखा है F-16। अब आप सोच सकते हैं कितने अच्छे दोनों के बीच संबंध थे। लेकिन और एक बात और भी है कि यह इस शासन में ईरान में उतना कट्टरवाद नहीं था। ईरान एक खुला समाज था। यदि मैं आपको तस्वीर दिखाऊं इन बच्चियों की पढ़ते हुए, लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑफ तेहरान ईरान बिफोर 1979। आप देख सकते हैं उनकी वेशभूषा। एक खुला समाज था ईरान, जो आज आपको लग रहा है एक कट्टर, जहां औरतों को, महिलाओं को बुर्के में रखा जाता है। ऐसा ईरान बिल्कुल नहीं था उस दौर में, पहलवी शासन के दौरान। लेकिन 1979 वह वर्ष जिस साल ईरान में इस्लामिक क्रांति हुई और क्रांति करने वाले थे अयतुल्ला खुमैनी। अयतुल्ला खुमैनी ने एक तरह से कहा जाए एक धार्मिक लीडर, उन्होंने सत्ता का परिवर्तन कर दिया। पहलवी डायनेस्टी को समाप्त कर दिया 1979 में, फरवरी का महीना। और इस राजवंश की समाप्ति के बाद ईरान एक तरह से धार्मिक गणतंत्र के रूप में स्टेब्लिश हो गया, एक कट्टरवादी इस्लामिक देश के रूप में स्थापित हो गया। और यहीं से एक तरह से कहा जाए कि दोनों देशों के बीच संबंध बिगड़ते चले गए। खुमैनी आखिर ऐसा क्या कारण था कि इतने अच्छे संबंध, क्या सत्ता में परिवर्तन होने से, ठीक है एक तरह से कहा जाए कि वो धार्मिक क्रांति थी और एक धार्मिक मुखिया हेड बन गया, तो क्या संबंध इतने बुरे हो जाएंगे कि दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देंगे? तो यहां पर एक बहुत तथ्य छुपा हुआ है, वह है ईरान का विजन। अब जो लीडर आए ईरान में, उनका विजन बदल गया। अब वो ईरान को चाहते थे कि वो पूरे मुस्लिम जगत में सबसे टॉप पर आ जाए, एक मुखिया के रूप में स्टेब्लिश हो जाए। वो अपने आप को, खुमैनी माना जाता है, खुमैनी अपने आप को गरीबों का मसीहा कहते थे, जैसे एक जमाने पहले नेपोलियन कहा करता था अपने आप को गरीबों का मसीहा, खासकर नेपोलियन थर्ड। ये अपने आप को गरीबों का मसीहा कहने लगे। और अब इन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। अभी तक ईरान फिलिस्तीन पर कोई भी बात नहीं करता, इन्होंने फिलिस्तीन का सपोर्ट करना शुरू कर दिया। मंशा सिंपल थी, पूरे इस्लामिक जगत में अपने आप को लीडर बनाना। यहां पर एक बात और भी, चूंकि ईरान एक शिया कंट्री और इसके अपने भी क्षत्रिय मतलब कि रीजनल दुश्मन थे, खासकर अरब, सऊदी अरब, सुन्नी कंट्री, वह सुन्नी थी। इसको हमेशा डर लगता था। 1979 के बाद ईरान में एक डर का माहौल भी था। डर का माहौल दो कारणों से। पहला कारण, इजराइल से अब इसने सीधी दुश्मनी मोल ली फिलिस्तीन का सपोर्ट करके। दूसरा पॉइंट, क्योंकि मुखिया बनना था पूरे इस्लामिक जगत का। दूसरा एक कारण यह भी था सऊदी अरब का वहां पर रहना, वहां पर उस क्षेत्र में सऊदी अरब का प्रेजेंस, जो कि सुन्नी थी, और सुन्नी और शिया के बीच कॉन्फ्लिक्ट करबला के मैदान से चल रहा है। तो ये दो कारण। तीसरा, यूएसए सऊदी अरब का भी दोस्त बन गया था समय के साथ साथ, और इजराइल का तो शुरू से रहा। तो ईरान को हमेशा डर था कि ये तीनों मिलकर, यूएसए, इजराइल और सऊदी अरब मिलकर आगे चलकर उसको तकलीफ दे सकते हैं या उस पर अटैक कर सकते हैं। इसी के लिए उसने उग्रवादी संगठनों का निर्माण किया, जिसका सबसे ऊपर नाम आता है हिजबुल्ला। और हिजबुल्ला के जो कार्य थे वो बहुत देशों में फैले हुए हैं, चाहे वो सीरिया हो, चाहे वो लेबनान हो, चाहे वो इराक हो, खुद ईरान में भी और यमन में भी उसने कट्टरपंथी समूहों को एक तरह से इस्टेब्लिश किया, जिसका नाम हिजबुल्ला, ताकि यदि वक्त खराब मिले तो इन देशों में उसके जो ऑर्गेनाइजेशन एक्टिवेट है, खासकर हिजबुल्ला, वह वहां के कुछ लोगों को मिला करके उसको सहायता कर सके। एक बात यह भी ध्यान रखें कि आखिर इतनी दर्द फिलिस्तीन के प्रति क्यों जागा खुमैनी और उन सारे नेताओं का,
जो शामिल थे इस्लामिक क्रांति में, उसके पीछे है उनका बेस। ये सारे नेता जो इस्लामिक क्रांति में जुड़े हुए थे, इन सारे नेताओं में जो मुख्य मुख्य नेता थे, वो लोग फिलिस्तीन यानी फिलिस्तीनियों के साथ मिल करके लेबनान वगैरह इलाके में गोरिल्ला वॉर सीखते थे। यानी ईरान के धार्मिक जो नेता वगैरह थे वे और फिलिस्तीनी लोग लेबनान में रह करके क्या करते थे, गोरिल्ला वॉर सीखते थे, छापामार युद्ध सीखते थे। यह भी एक बहुत बड़ा कारण था फिलिस्तीन के प्रति एक तरह से सहानुभूति, सिंपैथी, और वो बेस बन गया इनका। और तब से लेकर आज तक ये फिलिस्तीन को एक राष्ट्र बनाने में लगे हुए, यानी इजराइल से सीधे तौर पर कहा जाए दुश्मन। यहां पर एक बात और भी ध्यान रखेंगे, वो यह है कि शुरुआती चरण में यदि मैं आपसे कहूं, मैं बताता हूं आपको, इस पर भी आप ध्यान रखें कि जब 1979 जब इस्लामिक क्रांति हुई, वहां से लेकर के लगभग माना जाता है 1990 तक, यहां तक इजराइल का जो रुख है ईरान के प्रति उतना नहीं बदला जितना ईरान का बदल गया इजराइल के प्रति। हाँ, ईरान ने भी खुल करके ऐसा कुछ नहीं किया फिलिस्तीन के सपोर्ट में जो इजराइल के लिए खराब, और उसका बहुत बड़ा कारण था ईरान और इराक के बीच जो युद्ध चल रहा था 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के 1980 से लेकर के 1988 इस्लामिक क्रांति के बाद भी यदि खुल करके इजराइल का विरोध नहीं कर पाया ईरान, और इजराइल ने भी कभी ईरान को उस नजर से नहीं देखा कि अब तुम बदल गए हो और तुम मेरे दुश्मन बनते जा रहे हो, उसका मुख्य कारण था ईरान और इराक के बीच युद्ध। हुआ क्या कि ईरान में जब इस्लामिक क्रांति हुई तो उसके बाद वे चाहते थे ईरान की ऐसी ही क्रांति कहां हो जाए, इराक में भी हो जाए। और इराक में उन दिनों सद्दाम हुसैन थे, सद्दाम हुसैन प्योर सुन्नी। अब वो कैसे चाहेंगे कि ईरान की इस्लामिक क्रांति का प्रसार इराक में भी हो जाए और वहां पर कोई शिया रूल आ जाए, और इसी चक्कर में ये दोनों देश लगभग 8 साल तक लड़ते रहे। और ईरान चूंकि इसमें इन्वॉल्व रहा, इसलिए ईरान का बहुत ज्यादा ध्यान इजराइल पर नहीं गया। इसी दौर में मैं आपको एक और बात बताता हूं। एक तो इजराइल ने जो इस्लामिक क्रांति थी उसके बाद यदि इजराइल का नहीं बहुत ज्यादा परिवर्तित हुआ ईरान के प्रति दृष्टिकोण, उसके पीछे एक और कारण भी था। वह यह था कि उस समय इजराइल ईरान को नहीं बल्कि इराक को अपना सबसे बड़ा दुश्मन मानता था, खासकर सद्दाम हुसैन, जिसको अमेरिका भी मानता था। और ईरान किससे लड़ रहा है, इराक से लड़ रहा है। तो वाजिब बात है, विचार बदलने के बाद भी दोनों एक दूसरे के विरुद्ध नहीं हुए, दोनों एक दूसरे के नेशनल इंटरेस्ट को पूरा कर रहे थे। ईरान दुश्मन, इराक को वो अपना दुश्मन मानता था इजराइल, और ईरान उससे लड़ रहा था। इसी दौर में इजराइल ने इराक वॉर के दौरान, ईरान इराक वॉर के दौरान ईरान को हथियार भी दिए हैं। लेकिन फिर से जैसे ही 1988 में दोनों के बीच समझौता होता है यूएनओ के मीडिएटरशिप में, उसके बाद से ईरान ने अपना रुख साफ कर दिया। और एक तरह से कहा जाए उसके बाद लगभग 1990 के बाद दोनों के बीच एक युद्ध शुरू होता है जिसे कहा जाता है द शैडो वॉर, एक छद्म युद्ध, एक शैडो वॉर, दोनों के बीच में युद्ध शुरू होता है। यह वो वॉर है जिसमें दोनों देश सीधा एक दूसरे पर अटैक नहीं किए, ना अपनी जमीन का प्रयोग किया एक दूसरे के विरुद्ध, लेकिन जहां तहां विश्व के हर कोने में ये लोग लड़ने लगे। सबसे पहला जो एक्सप्रेशन था 1990 में जो शैडो वॉर शुरू हुआ, माना जाता है लगभग 2021 और 22 तक ये चला। या मैं कहूं तो हमास के आक्रमण से पहले तक चला। 7 अक्टूबर 2023 जिस समय हमास ने अटैक किया इजराइल पर, वह दिन, उस दिन के बाद से
ईरान लगातार इजराइल के खुले विरोध कर रहा है। तो इस पूरे पीरियड में 1990 से लेकर 7 अक्टूबर 2023 तक शैडो वॉर, मैंने जैसा कहा शैडो वॉर का मतलब क्या। अब देखिए, सबसे पहला जो घटना हुई इस शैडो वॉर में वह था ब्रूनिस आयर्स। आपको पता होगा अर्जेंटीना, ब्रूनिस आयर्स राजधानी। वहां पर क्या हुआ, इजरायली दूतावास को उड़ा दिया गया, जिसमें 29 लोगों की मौत हुई और माना जाता है इसमें ईरान का हाथ। वहीं ईरान ने क्या किया, हिजबुल्लाह के एक बहुत बड़े नेता थे अब्बास अल मुसावी, उसकी हत्या कर दी। यह बात अलग है, दोनों ने कभी भी एक दूसरे अपनी गलतियों का या अपने कामों का यह नहीं बोला कि मेरे द्वारा किया गया, कभी कबूल नहीं किया। दूसरा, यह भी आपको पता होगा, ईरान परमाणु बम बनाना चाह रहा था, क्योंकि उसको मालूम था कि मेरा दुश्मन अब बन चुका है इजराइल, और यह बात दुनिया जानती है कि इजराइल के पास एटम बम है। हाँ, रिकॉग्नाइज तरीके से नहीं है, लेकिन इस बात को विश्व मानता है कि इजराइल के पास भी एटम बम है। क्योंकि आपका सबसे बड़ा दुश्मन के पास एटम बम है, तो ईरान भी चाह रहा था कि उसके पास भी एटम बम हो। और जब यह सूचना इजराइल और अमेरिका तक पहुंची कि ईरान एटम बम बनाना चाहता है, तो ईरान और इजराइल ने इसी दौरान, इस शैडो वॉर के दौरान क्या किया, जरा सुनिए। सबसे बड़ा बात किया, उन्होंने एक कंप्यूटर वायरस, एक तरह से कहा जाए, अमेरिका के साथ मिलकर के इजराइल ने एक वायरस जिसको कहा गया स्टैक्सनेट नामक एक कंप्यूटर वायरस को ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम तक घुसा दिया, और पूरा का पूरा उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम सबोटाज हो गया, समाप्त हो गया, खराब हो गया। इसका और एक्सप्रेशन देखिए, इसकी और अभिव्यक्ति आपको मैं दिखाता हूं इस शैडो वॉर का। आपको पता होगा 2020 की बात है, ईरान लगातार प्रयास कर रहा था किसका, एटम बम बनाने का। माना जाता है इजराइल के द्वारा उसके सबसे बड़े एटम बम बनाने वाले वैज्ञानिक की हत्या कर दी गई, उसे उड़ा दिया गया। मोहसिन फखरी जहाद या जाहेद, ये नाम है, इसको उड़ाया गया। लेकिन यहां पर फिर से आप ध्यान रखें, कभी भी इजराइल ने कबूल नहीं किया कि हमने मारा है, लेकिन दुनिया इस बात को जानती है, इजराइल ने ही उसके एटॉमिक साइंटिस्ट को उड़ा दिया। अब देखिए यहां पर और भी दिखाते हैं, यही छद्म युद्ध यानी शैडो वॉर का अगला एक्सप्रेशन जो व्यक्ति है, वह आपको सीरिया में भी दिखेगा। 2011 का वर्ष, सीरिया में आपको पता होगा बशर की सरकार है, वह एक शिया है, ईरान भी शिया, वह भी शिया, और लगातार सीरिया में सुन्नी गुट को एक्टिवेट किया गया वहां की सरकार के विरुद्ध, ताकि सत्ता परिवर्तन हो जाए, शिया के हाथ से सुन्नी आ जाए, शिया के हाथ से जाकर के चला करके सुन्नी का रूल स्टैब्लिश हो जाए। कहां, सीरिया। ईरान को जब यह समाचार मिला कि बशर की सरकार को हटाने के लिए ऐसा किया जा रहा है, जिसमें अमेरिका भी इन्वॉल्व है, ईरान ने पैसा, हथियार और वह हर चीज दिया जिससे बशर की सरकार बच सके, और आज भी बशर की सरकार वहां पर है। अब आप समझ सकते हैं, और इस बात को अमेरिका भी कबूल करता है कि इस पूरे जो सीरिया का जो पूरा घटनाक्रम हुआ, बहुत लंबा समय वहां युद्ध हुआ, अमेरिका ने इस बात को कबूल किया कि इजराइल और ईरान दोनों ने अपने हिसाब से, अपने अपने हित के अकॉर्डिंग वहां पर काम किया है। कहां पर, सीरिया। ईरान ने जहां बशर अल असद की सरकार को बचाने के लिए हथियार भी दिया, हिजबुल्लाह को, सैनिकों को भी वहां भेजा, वहां इजराइल ने भी यही काम किया है, वहां के बशर सपोर्टेड लोगों को हवाई हमलों से मारा है। तब आप समझ सकते हैं कि एक लंबे दौर तक इन दोनों के, अब आपको समझ में आ रहा होगा ये बात कि छद्म युद्ध लंबे समय तक चला, 2023 तक, 7 अक्टूबर तक, और हमास के बाद, अटैक के बाद एक तरह से इसने धरातलीय रूप ले लिया, और 13 अप्रैल को अंतगत दोनों के बीच युद्ध हो ही गया। अब देखते हैं कब तक युद्ध चलता है, लेकिन इतना जरूर है, दो देश जो पहले बहुत अच्छे दोस्त थे, आज एक प्रकार से दुश्मन हो चुके हैं। इसमें नुकसान सिर्फ और सिर्फ जनता का हो रहा है। माना जाता है इजराइल और हमास के बीच युद्ध में लगभग 33,000 से ज्यादा फिलिस्तीनी
लोग, या मैं कहूं उसमें से कुछ आतंकवादी भी होंगे, मारे गए। चलिए फिर मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार।